आज हम कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन हमारे पास वैसे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन वही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन इस केस में नहीं होती, उसका एक और वर्जन होता है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो इसके लिए हमें पहले तो मैट्रिक्स बताना। अच्छा, मैट्रिक्स के लिए मैंने वो पिछला लेक्चर जो हमारा पार्ट 3 था उसमें हमने मैट्रिसेस डिस्कस किए थे, तो वो आप वो देख सकते हैं। अब फर्दर हम कर रहे हैं, तो पहली हम कर रहे हैं एडिशन। ठीक है, तो एडिशन करेंगे हम दो मैट्रिसेस की। अब एडिशन पॉसिबल कब होगी वो भी हमने देख लिया था, फिर भी देखते हैं कि ए प्लस बी मैट्रिक्स एड तभी होंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर 2/2 है तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। 2/2 में कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसकी रोज़ कितनी हों और इसमें कॉलम्स कितने हों। ठीक है, तो रोज़ भी 2 हों, कॉलम 2 हो, जितने भी हों, मगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ये हमारे पास जो ए है वो अगर 3/1 का है, तो बी अगर 3/1 का होगा तभी ये ऐड हो सकते हैं। सिमिलरली ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐड करेंगे कैसे वो अलग चीज़ है, ये एडिशन डिफ़ाइन कब होगी वो एक अलग है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन का कह रहे हैं, एडिशन हो कब सकती है, तभी हो सकती है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ आ गई, तो हम अभी इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एक ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 1 3 4 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, वो है -2 1 माइनस का 1 और -2, ऐसे ही ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऐड करने के लिए टेक्निक क्या है, यहाँ तो वैसे तो अगर फार्मूला लिखें तो वो ऐसे लिखते हैं, हम ए की जगह ये और बी की जगह ये। अब हम डायरेक्टली ये मैं वैल्यू रख रहा हूँ, अब यहाँ से देख के हम कर रहे हैं। वैसे तो हम फार्मूला अगर बुक के लिहाज से चलते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं करते। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इनको डायरेक्टली जो कंपैरिजन होगी इनकी, यानी जो एडिशन होगी वो करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, यानी जहाँ पे जिस जगह पे इस ए में एलिमेंट है और वहीं उसी जगह पे दूसरे में जहाँ पे जो होगा वो आपस में ऐड होंगे। तो पहले में वो 2 है, यहाँ पे -2 है, तो 2 में असल में तो ऐड होगा, मगर एडिशन की वजह से माने माइनस इसमें अपनी है, तो 2 -2 हो जाएगा ये। सिमिलरली और 1 और -2 होगा अगेन, फिर 3 एंड -1 होगा, 3 यहाँ 3 है, 3 और -1 होगा, आखिर में क्या होगा 4 और -2। अब माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसमें अपनी माइनस इनमें है, हम कर एडिशन रहे हैं। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 -2 0 -1 2 एंड 2। तो ये सारा हो सकता है। तो इसको अगर थोड़ा आगे हम लिखें तो ये एक्चुअल में ऐसा आ गया, पहले का आ गया 0, पहले का आंसर क्या है 2 -2 0, दूसरे का है -1, तीसरे का आ गया 3 -1 2 आ गया, 4 -2 भी अगेन 2 आ गया। तो ये हमारे पास हो गई ए प्लस बी। तो हम असल में जो करते हैं ना, 4 -2 असल में 4 प्लस होता है -2। तो हम असल में यही चीज़ कर रहे थे, मगर इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन हो गई। अब हमारे पास है एडिशन तो हो गई, सब्ट्रैक्शन भी इसी में ही है। अगर हम जो लिखते हैं ना एक्चुअल में ए, अच्छा ए अगर मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 -2 4। ठीक है, तो इसका हम एक निकालते हैं, जो हमारी टेक्निक होती है, हम उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव इन्वर्स को इतना बड़ा नाम है इसका, तो इस वजह से हम इसको A.I लिखते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, माइनस से, यानी हर किसी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने, और माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि -1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वन माइनस कोई सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होती, असल में उसके साथ 1 होता है, हम वो लिखते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा, पहले में -3, दूसरे में -1, तीसरे में +2 और आखिर में -4। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। हम क्यों लिख रहे हैं, असल में जो हम करते हैं ना ए माइनस बी, तो वो एक्चुअल में एडिशन ही होती है दूसरे के एडिटिव इन्वर्स के साथ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन डिफाइन जो होगी वो ऐसे होती है कि हम एडी करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के एडिटिव इन्वर्स के साथ। क्लियर है?
मतलब सर सिर्फ साइन चेंज करनी है? हाँ, एडिट इनवर्स का मतलब यही होता है कि साइन, जैसे हम नंबर्स का भी लेते हैं ना, 2 का एडिट इनवर्स -2 होता है, या -3 का +3 हो जाता है, तो पूरे मैट्रिक्स का होगा तो हर किसी की सिंबल चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ठीक सर। ठीक है, तो एडिट इनवर्स ये हो गया, तो सब्ट्रैक्शन ऐसे ही डिफाइन होती है। अब आती है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होगी, तो हम कहते हैं ए बी, यहाँ पे एम एन, मैंने वो उस दिन भी लिखा था मगर वो रिकॉर्ड नहीं होता, एम एन और पी क्यू। ठीक है, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है। अगर हम कहते हैं ए बी जो प्रोडक्ट है इज़ डिफाइंड, यानी हम कहते हैं कि जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है इफ़ एन इज़ इक्वल टू पी हो, यानी इसका जो कॉलम्स हैं दूसरे की रोज़ बराबर होंगी तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। हाँ, अगर ये हो रही है इसके बाद देन जो रिज़ल्ट आता है, फिर हम कहते हैं जो रिज़ल्ट है हमारा, रिज़ल्ट क्या होता है असल में, ए बी। तो जो ए बी होगा उसका ऑर्डर बन जाएगा एम और क्यू। अगर अंदर वाले बराबर आपस में हैं तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, फिर होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला आएगा। यानी सिंपल में यही कहता हूँ, सिंपल लफ्ज़ों में, कि अगर अंदर वाले बराबर हैं तो बाहर वालों इनका आंसर आएगा, यानी बाहर वाले का ऑर्डर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाले आपस में अगर बराबर हैं तो आंसर इनके बाहर वाले आ जाएंगे। तो ये थोड़ा कलर चेंज करते ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, अगर एन और पी बराबर हैं, इसका एग्जांपल सिंपल सा है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का, और दूसरा मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल कुछ पहले कुछ भी है मगर आखिर में 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कब हो सकता है, यहाँ इसकी ये वाली जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे क्या हो ताकि ये मल्टीप्लाई हो सकें। कितना इसका ऑर्डर होना चाहिए। आवाज़ आ रही है। सर ये समझ में नहीं आया। अच्छा, देखें ए का ऑर्डर मैं कह रहा हूँ 2/3 है, तो इसके लिए हम कह रहे थे ना इसके कॉलम इसकी रो के बराबर हों, तो इसकी रोज़ कितनी होनी चाहिए ताकि ये मल्टीप्लाई हो सकें। 3 सर। 3, तो 3 आएगा, क्योंकि हम कहते हैं ए जो लिखा था ना मैंने, एम एन और पी क्यू, तो एन और पी क्यू, एन और क्यू असल में क्या थे, वो पी जो वो रो ए कॉलम थे ना। अब हम पर्टिकुलर केस कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ इसका ऑर्डर 3/4 है और बी का ऑर्डर है कुछ ना कुछ है मगर उसके बाद जो है ना वो 2 है, तो पहले क्या आना चाहिए, 4 सर। 4 आना चाहिए। अगर ये 4 आएगा तभी मल्टीप्लाई कर सकेंगे, तो क्योंकि ये 4 आ गया है अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो जवाब जो आंसर आएगा लास्ट में उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर फिर ये बाहर वाला आएगा, यानी जो ए बी का ऑर्डर बनेगा लास्ट में वो 3/2 बनेगा। ठीक है, यस सर। जो ऑर्डर है इसका क्या होगा, अगर अंदर वाले बराबर हैं तो जवाब इसका बाहर वाले आएगा। हम मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी हम देखेंगे मल्टीप्लाई होंगे कब, अगर हो सकते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, हम फिलहाल ये डिस्कस करें। मल्टीप्लाई होंगे कैसे वो बाद की बात है, पहले क्योंकि सवाल MCQ आते हैं, ये मैंने बहुत देखे हैं। अगर वो कहते हैं ए का ऑर्डर 3/2 है, ठीक है, बी का ऑर्डर फॉर एग्ज़ाम्पल A/B है या A/B हो, ठीक है, तो वो कहेंगे कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ, सवाल ऐसे हो सकता है, फॉर वाट वैल्यू, फॉर वाट वैल्यू ऑफ A बी, यानी प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड, इसका मतलब ये है। तो सवाल ऐसे आते हैं हमेशा कि ऑर्डर के लिए, अगर इसका ऑर्डर ए का 3/2 है, दूसरे का A/B है, अब ए की कौन सी वैल्यू हो ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके, तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू कितना, 2। तो ये कंडीशन ऐसे आती हैं, या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं कि व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ बी, तो बी के ऑर्डर के लिए आपके पास 2/1 भी होगा,
फिर इसके अगर 2/, है ना एक, तो वो एक ही होगा, या ऐसे हो सकता है 2/1 हो, 2/3 हो, और तीसरा आपके पास ऑप्शन ए एंड बी का हो। ठीक है, तो वो ये दोनों आ जाएंगे फिर इस केस में, ये भी देते हैं ऐसे, यानी क्योंकि 2/1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2/3 भी सेटिस्फाई करेगा, और क्योंकि उन्होंने सी ऑप्शन दिया है ए एंड बी का, तो हम वो टिक करेंगे। ठीक है, यस सर। तो सवाल ऐसे आ सकते हैं हमारे पास। अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट जो है ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट वाला, जो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। पहले हम कह रहे थे मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, अब हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 2, अब क्योंकि मैट्रिक तक जो है ना वो 2/2 का चक्कर है, तो हम इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में खास करके 2/2 लिखेंगे। हाँ, ऑर्डर के लिए वो ज़्यादा दे सकते हैं कि ऑर्डर क्योंकि मैच करने के लिए, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन देंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि एट्थ क्लास में या मैट्रिक क्लास तक वही है हमारे पास। एट्थ में तो है ही नहीं, मैट्रिक में जो है वो 2/2 है, फर्स्ट ईयर की मैथ में 3/3 के आते हैं। ठीक है, एडिशन ज़्यादा हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो सिर्फ 2/2 की है। तो ए मैट्रिक्स ये है, और बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं -1 2 -3 1। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं ए बी। तो ए बी के लिए तरीका क्या होता है, पहले हम ए की जगह ये रखेंगे, बी की जगह ये रखेंगे। क्या था, 2 3 1 2, फिर -1 2 -3 1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा चेंज करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × -1 होगा, 2 × -1 प्लस का लिखेंगे 3 × -3। ठीक है, सिमिलरली दूसरे भी हम एंट्री जैसे करेंगे। अब जगह, या फिर थोड़ा मैं पीछे करके लिखता हूँ ताकि हम लिख सकें पूरा। ठीक है, तो ये पहला आया 2 × -1 प्लस 3 × -3। ठीक है, ये प्लस हम बीच में देते हैं, अगर जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम फिर ये एडिशन देंगे। ठीक है, फिर लास्ट में 2 से फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम ये है, तो 2 × 2 होगा, प्लस का 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जगह मेरे पास कम बच रही है, फिर भी लिखते हैं 3 × 1। तो सिमिलरली दूसरे भी हमारे पास ऐसे ही होंगे, 1 × -1, फिर प्लस 2 × -3, और लास्ट में 1 × 2 होगा, प्लस का फिर अगेन 2 होगा। तो इन सब को अगर लिखेंगे तो हमारे पास है, पहला ये -2 है, ये -9 है, तो माइनस का 11 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, 2 × 2 4 होगा, 4 और 3 7 आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन तो आपकी आती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो मेन था हमारे पास मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे, वो ये है कि पहली रो पहला कॉलम, तो जहाँ पे लिखेंगे, पहला रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि रो पहली और सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, ना कि नीचे। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे, सेकंड और सेकंड कॉलम फिर यहाँ लास्ट में रखेंगे। तो इन सबको कैलकुलेट करें, लास्ट में 4 आ गया, यहाँ पे -1 और -6 -7, तो ये इसका आंसर आ गया ए बी का। ठीक है, यस सर। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के लिए हमें वो काम आता है मैट्रिसेस में। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हम लिखते कैसे हैं, तो अच्छा, पिछले क्लास में मैंने वो टाइप्स बताए थे मैट्रिसेस के, तो वो देखेंगे। तो क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स सारे मैंने पिछले पार्ट 3 में मैंने कर समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ABCD, तो डिटरमिनेंट की टेक्निक ये है सिंपल सी। तो इस एंट्रीज को हम डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखें या DET लिख के ब्रैकेट में ए लिखें, तो बात एक ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो AD आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करें BC आ जाएगा, बीच में माइनस दे दें।
ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो ये डिटरमिनेंट का फार्मूला है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट फिर अगेन है कि एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एड डी जे में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, एड जॉइंट। ठीक है, तो एड जॉइंट। तो एड जॉइंट का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूँ ए डी जे किसी का, तो वो सिंपल सी है कि डायगोनल की जगह चेंज करें। यहाँ डायगोनल में कौन से थे, ए और डी थे, तो यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, और उनकी सिंबल चेंज करें, यानी माइनस सी, माइनस बी और माइनस सी दोनों। तो ये एड जॉइंट निकल आया हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट और एड जॉइंट दे सकते हैं टेस्ट में, क्योंकि ये एक सेकंड या एक 30 सेकंड के हो लिए हो सकता है सवाल, तो वो जल्दी हो जाएगा, सिंपल सी है, तो ये दे सकते हैं एमसीक्यूज में हमेशा। अच्छा, एक मैट्रिक्स हमने जो डिस्कस नहीं किया था, वो इसलिए जैसे नहीं किया था, क्यों, क्योंकि जब डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो हम उस टाइप को फिर बाद में कहते हैं। तो एक डिटरमिनेंट की टाइप है जो डिटरमिनेंट से कनेक्टेड है, यानी हम कहते हैं इफ़ किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो आता है ना, तो हम कहते हैं ए इज़ सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर नाम क्यों देते हैं, जब इसका ना डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए। ठीक है, ए इज़ सिंगुलर, सिंगुलर में लिख रहा हूँ मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा। सिमिलरली अगर नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर। तो ये भी देते हैं सवाल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी सवाल थोड़ा लिखता हूँ, ताकि यहाँ पे है ए 2 4 3। ठीक है, ये सवाल है। अब कह रहे हैं कि फाइंड ए स्मॉल ए, फाइंड ए इफ़ ए इज़ सिंगुलर। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालें। वो क्या होगा, ए इंटू टू 2a माइनस 4 × 3 12 इक्वल टू क्या रखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सिंगुलर है, तो लाजमन ये इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2a इज़ इक्वल टू 12, सिमिलरली a इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो सवाल ऐसे बनाते हैं, लाजमन नहीं है कि हमेशा सिंगुलर की डेफिनेशन ही पूछे। तो डेफिनेशन यूज़ भी हो रही है, इसके अलावा डिटरमिनेंट भी हम निकाल रहे हैं, तो वो दोनों टेक्निक हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वो भी हो सकता है कि जिसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आ गया वो सिंगुलर हो गया। क्लियर है। Yes, sir. तो ये हम कह रहे हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के ज़रिए हम दूसरी चीज़ें करते हैं। एक और चीज़ ऐसी डिटरमिनेंट से आती है, यानी इसकी प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तो डिटरमिनेंट मैं ऐसे लिख रहा हूँ या फिर डी ई टी लिखूँ, बात एक ही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालें, या डिटरमिनेंट निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होगा, क्योंकि ये भी नंबर है वो भी नंबर है, और ये दोनों नंबर्स सेम होंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये नंबर्स आ गए हैं ना, ये इंटरेस्टिंग की बात है। अगर ये नंबर्स ए बी आएंगे तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी में लिखूँ और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूँ, क्योंकि नंबर्स का में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी उनको हम स्विच कर सकते हैं। अगर ये हो गया तो क्योंकि ये डेफिनेशन है अगेन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। अब इसे एक और चीज़ पता चली कि हम मैट्रिसेस में ये चीज़ नहीं होती कि ए बी इज़ इक्वल बी ए हो, मगर डिटरमिनेंट में ये चीज़ होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये काम की भी है। ये सवाल एमसीक्यूज़ के हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है तो ऑप्शन में डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये याद ये रहे। बाकी इसके वर्जन कोई भी हो सकता है, डेफिनेशन यही है इसकी, यानी प्रॉपर्टी यही है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आता है Yes, इसके sir. इसके बाद कॉन्सेप्ट, वो तो से पहले भी था, हम शायद कर चुके होंगे, उसमें मुझे याद नहीं है। यहाँ रिकॉल करते हैं क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, अगर ए हमारे पास है 2 3 4 1 2 3 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसमें रोज़ कितनी हैं, कितनी रोज़ हैं, 2, sir. और कॉलम्स 3.
3। तो ए ट्रांसपोज जो होता है ना, वो हम रोज़ को कॉलम करते हैं, कॉलम को रो करें। तो पहली जो रो है 2 3 2 वो कॉलम बन जाएगी 2 3 2। और जो सेकंड रो है वो भी कॉलम लिखें 4 1 3। तो इसमें क्या चीज़ हो गई कि देखें रो कॉलम बना तो कॉलम खुद ही रो बन गई। ऐसे ही हुआ है। यस सर। तो इसका आर्डर फिर क्या होगा 3/2, हालांकि उसका आर्डर था 2/3। यानी रोज़ कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स रो बन जाएंगी। तो ये ट्रांसपोज है हमारा। तो ट्रांसपोज मैंने इसलिए दोबारा बताया क्योंकि एक इसमें प्रॉपर्टी है, वो एमसीक्यू इसमें आ सकती है, तो रह ना जाए हमसे। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज, क्योंकि ये मैट्रिक की मैथ में है, इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है। यानी रिवर्स होके होते हैं, डिटरमिनेंट की तरह नहीं है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल बी ए नहीं होता डायरेक्टली, यानी ए बी का लिखूँ तो ए का बी का, ऐसे नहीं होता यहाँ पे। हाँ, ऐसे होता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो होता है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। फिर एक और सवाल मुझे जो याद आ रहा है, मैंने कहीं पे देखा था कि वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ट्रू के लिए ये भी हो सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, फॉर एग्जांपल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तीसरा हमारे पास ऐसा हो जो एक्चुअल में होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जैसे डिटर्मिनेंट की हम नोटेशन लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये चीज़। एक और मैं आखिरी लिखता हूँ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इनमें से कौन सा ट्रू है? इनमें से कौन सा ट्रू है? फर्स्ट वाला तो false है। कौन सा? फर्स्ट वाला फॉल्स है सर। फर्स्ट फाल्स है, क्योंकि वो चीज़ नहीं होती। अलग अलग अगर प्लस होता तो हो जाता। ठीक है, हाँ सर। और दूसरे में मसला क्या है? तो दूसरे में सर बी प्लस पहले आएगी, ए बाद में आएगी। ठीक है, जो लास्ट में लिखा है वही। जी सर। ठीक है, और तीसरे में मसला क्या है? डिटर्मिनेंट में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए कहता तो वो जो हमने पहले देखी वो हो सकती थी। ऐसा नहीं होता कि डिटर्मिनेंट ऑफ यस सर। सम का करें और सम करें डिटर्मिनेंट, तो ये चीज़ नहीं होती इसमें। तो इसलिए मैंने सर। सवाल पूरा नहीं लिखा, मैंने सवाल वर्ड में बता दिया, क्योंकि यहाँ लिखता तो वो जगह इतनी नहीं बचती। तो सवाल ऐसे आते हैं, तो लाजमा नहीं है कि हमेशा ये टिक करें कि ये क्या होगा। तो रॉन्ग को ये कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ऐसे आते हैं सवाल बहुत सारे। तो डिटरमिनेंट और मुझे ट्रांसपोज का थोड़ा ये याद आया। अब हम जो इसके अलावा होता है वो, यानी डिटरमिनेंट और एडजॉइंट को यूज़ करके जो हम लिखते हैं, वो असल में इसके लिए आते हैं। हम इन्वर्स निकालते हैं एक्चुअल में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है? किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ए इन्वर्स हम लिखते हैं उसके एडजॉइंट के साथ उसके डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड कर दें। और इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, बुक्स में लिखते हैं कि 1/, डिटर्मिनेंट लिख के और इनटू एडजॉइंट। तो ये भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट एक नंबर है। जैसे अगर 2 आ गया तो कोई इशू नहीं है, अगर अंदर इवन नंबर्स हैं तो 2 डिवाइड हम कर सकते हैं। पर अगर ऐसे आ रहा है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल 15 है, ठीक है, या 17 प्राइम नंबर है, अब अंदर जो है वो सारे ऐसे नंबर है जिन पे 17 की टेबल नहीं लग रही, तो हम ऐसे लिखेंगे 1/17 करके 1/17, और यहाँ पे जो भी होगा एडजॉइंट आ जाएगा वही। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे भी लिखते हैं हम। तो ये कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों में कोई फ़र्क है, ये सेम है दोनों। हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखें, तो बात एक ही है। तो इन्वर्स निकालने का मकसद ये क्या होता है वो भी है, और इन्वर्स निकालते कैसे हैं वो भी है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका ये है, अगर
अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 2 1 1 1, ताकि अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा हम चेंज करते हैं, ताकि इसको मैं चेंज करता हूँ 2 1 और 3, यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, 2 4 द 8 8 3, ठीक है। तो इसको मैं 2 करता हूँ। ठीक है, 2 करने का मकसद ये है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालें, क्या होगा 2 4 द 8 8 माइनस 6 यानी 2। तो इसका ये है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है ना तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ कंडीशन हो सकती है कि ए सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो, तो सिंगुलर वाला केस है। उस केस में अगर सिंगुलर नहीं दे रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट के लिहाज से सवाल पूछेंगे। तो सिंगुलर का है या डिटर्मिनेंट के लिहाज से, दोनों बात एक ही है, उसे कहने का तरीका अलग है, बस बात एक ही है वो। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट निकल गया। तो एडजॉइन हम निकालते हैं, फिर एडजॉइन इसका निकालें तो होगा, क्योंकि एडजॉइन हम निकालते हैं जगह इसकी चेंज करें 4 2 हो जाएगा, और इसकी साइन चेंज करें तो -3 -2। ठीक है, तो अब इन्वर्स निकालना है हमें ऑब्वियसली, तो हम करेंगे 1/2 इंटू 4 -3 -2 अब 2। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें मैक्सिमम नंबर्स जो हैं 3 वो इवन हैं, तो हम 2 को हर किसी के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें, बात एक ही है। तो हम लिख सकते हैं ये 2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा, और यहाँ पे ठीक है माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के साथ वो डिवाइड हो गया, एक जगह पे वो बच रहा है, इस वजह से हमने 3/2 कर दिया। क्लियर है? यस सर। तो डिवाइड करना 2 या 1/2 मल्टीप्लाई करना, तो बात एक ही है, सिर्फ कहने का वो तरीका अलग है। तो जो असल में मैंने तो यहाँ पे एक वो तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आगे वाले मैथमेटिशियन ने मुझे बताया था, नेट पे मैंने देखा था, मगर ये हम जो बेसिक क्लासेस है वहाँ पे भी बता सकते हैं कि एक्चुअल में डिवीज़न होती नहीं है, मतलब होती है जैसे हम डिवाइड करते हैं। तो अगर मैथमेटिकल देखें वो मल्टीप्लिकेशन है किसी के रेसिप्रोकल के साथ। थोड़ा ये देख लें, देखें अगर 3/2 होता है ना, एक्चुअल में तो यही है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी 2 के रेसिप्रोकल के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन है, हम उसको डिवीज़न कहते हैं। तो डिवीज़न डिफाइंड होती है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसी वजह से हम पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और सब्ट्रैक्शन से पहले हम एडिशन पढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऑपरेशन इनमें हमारे पास यही है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन है कि हम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे। बाकी ये है कि ये सवाल इसमें किस किस्म के हो सकते हैं, आप मैट्रिसेस के सवाल उठाएं कहीं पे भी देखें तो किस किस्म के सवाल आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिर